हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर्स। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने हाल चाल बता दो। और कैसी चल रही है ज़िंदगी, कैसी चल रही है पढ़ाई, बताओ मुझे। और आज आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम 15 से 20-25 मिनट में रैपिड रिवीजन करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। विकास, आपके दोस्त वाला विकास नहीं कह रही मैं, डेवलपमेंट वाला विकास कह रही हूँ। ठीक है, यही तो खूबसूरती है हिंदी की। देखो, है ना, हर किसी का नाम है, विकास भी किसी का नाम होता है, जिससे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट कह देते हैं, है ना। चलो, वो तो बात होती रहेगी सारी, आगे हम देख लेंगे। लेकिन आज की चैप्टर हमने ना, ये जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, इसको पूरा ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी। रैपिड रिवीजन करेंगे इसका, और ऐसा करेंगे कि एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगी, ऐसा पढ़ा दूँगी कि मज़ा आ जाएगा, कहोगे वाह मज़ा आया। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, है ना। पेपर आ रहे हैं, पढ़ लो जल्दी से, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो जी, चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, विकास। विकास कौन है? विकास कैसा होता है? विकास विकास सबका अलग अलग होता है विकास। चलो, ये तो क्या है ना, ये वाला पेज पे तो आपका पूरा इंट्रो ही दिया हुआ है। ठीक है, इंट्रो के बाद में ना यहाँ से चालू होता है कि डेवलपमेंट का मतलब है ना, हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब है एजुकेशन के सेक्टर में अगर ग्रोथ होती है, एजुकेशन अगर बढ़िया हो जाएगी कंट्री की, तो फिर कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी। किसी और को के लिए लगता है कि अगर हॉस्पिटल्स अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी। एक और कोई दूसरा तीसरा बंदा है, उसको लगता है कि अगर डैम्स बन गए तो डेवलपमेंट हो जाएगी। यानी कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होती है। मेरे लिए जो डेवलपमेंट है, वो हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। उसे लगे एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से कुछ नहीं होता, डैम्स बनाओ, डैम से डेवलपमेंट होगा। मतलब कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि हर किसी की लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसे काम मिल जाए अच्छे से। अगर उसे ज़्यादा दिन काम मिलेगा, अगर उसे बेटर वेजेस मिलेगी, अगर उसे इक्वली ट्रीट किया जाएगा, अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो उसके लिए वही डेवलपमेंट है। अगर कोई एक बहुत अमीर फार्मर है, बहुत उसके पास ज़मीन है ना, तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट का मतलब होगा कि वो और अमीर हो जाए, वो अपने बच्चों को फॉरेन भेज पाए, उसके लिए वो होगा डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होगा, है ना। अब एक गांव में रहने वाली एक ऐसी औरत है जो कि बहुत अमीर है, उसका पति बहुत अमीर है, लेकिन उसको घर में वो क्या चाहेगी, वो उसका ध्यान वो चाहेगी कि मुझे घर में इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर घर में इक्वली मुझे दर्जा मिल रहा है, अगर मेरी बात सुनी जा रही है, तो मैं कहूँगी कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। मतलब विकास सबके लिए अलग अलग होता है ना। अगर कोई एक लड़की चाहेगी कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाए पूरी सोसाइटी में, वो चाहेगी कि उसे भी बाहर पढ़ने दिया जाए, जैसे उसके भाई को बाहर भेजा गया है फॉरेन कंट्रीज़ में, मुझे भी जाना है, वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसे भी इक्वली ट्रीट किया जाए। फ्रीडम किसी के लिए होगा डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होता है। अब डेवलपमेंट अलग अलग होगा, सबके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। अब मेरे लिए जो डेवलपमेंट है, वो हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, और हो सकता है हमारे बीच में मतभेद हो जाए, हमारे बीच में लड़ाई हो जाए, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं। इसका एक जो आइडल एग्जाम्पल है, वो है जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो चाहेंगे कि डैम्स बने ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उनके लिए फ़ायदा होगा। बट वहीं जो लोकल ट्राइबल्स हैं, वो नहीं चाहेंगे कि डैम्स बने, क्योंकि अगर डैम्स बनेंगे तो उनको विस्थापित होना पड़ेगा, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि डैम्स बने। यानी कि ये जो आपकी मेन चीज़ निकल के आई है, वो ये है कि what different persons may have different developmental goals, and what may be development for one may not be development for the other. It can even be destructive for the other. यानी कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है, वो हो सकता है दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, वो विनाश भी हो सकता है ना।
अब हम देखते हैं इनकम एंड दी अदर गोल्स, यानी कि ठीक है सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। अब क्या व्यक्ति है वो डेवलपमेंट है वो सिर्फ पैसे के लिए देखता है? नहीं, डेवलपमेंट है वो व्यक्ति इनकम के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें देखता है। वो देखता है कि उसको एक इक्वली ट्रीट किया जाए, उसके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके जॉब सिक्योरिटी दी जाए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, है ना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, वो सेफ इन्वायरमेंट में रह सके, क्लीन इन्वायरमेंट में रह सके, और उसके साथ मतलब इक्वल ट्रीटमेंट हो। और भी बहुत सारे गोल्स हैं, यानी कि एक व्यक्ति विकास में सिर्फ वो नहीं चाहेगा कि पैसा ही पैसा हो बाबू भैया, नहीं, वो और भी बहुत सारे गोल्स चाहेगा। वो चाहेगा कि उसे इक्वली ट्रीटमेंट मिला जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें आपको बहुत पैसा मिल रहा है, मतलब अंधाधुंध पैसा मिल रहा है, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा पैसा, है ना, लेकिन क्या है, आपको उस नौकरी में आपको घर से इतना दूर ले जाया जाएगा, आपको अंडमान निकोबार के काला पानी में रख दिया जाएगा, वहाँ पर आपसे झाड़ू पोछा करवाया जा रहा है, वहाँ पर आपको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपको कोई खाने को नहीं मिल रहा है, आपको कोई इक्वलिटी नहीं मिल रही है, आपको कोई बात नहीं करने दिया जा रहा है, और फ़ोन भी नहीं दिया जा रहा है। तो फिर क्या आप उससे ऐसी नौकरी को कहोगे, और कहोगे कि ऐसी नौकरी को तो मैं फुटबॉल बना दूँ? ऐसी नौकरी नहीं चाहेगा कोई। तो वही है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, है ना, अलग अलग गोल्स को लोग देखते हैं। अब क्या है ना, मैं आपको पूरा सार निचोड़ के दे रही हूँ, आप मेरी जो ज़ुबान से ये जो एक एक शब्द निकल रहे हैं ना बेटा, ये अमृतवाणी निकल रही है, इन्हें आप अपने कानों में, अपने मस्तिष्क में एक अच्छे से संभाले, ठीक है विद्यार्थियों। चलो बेटा आगे देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट यानी कि इंडिविजुअली सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है, हर किसी के लिए विकास का मतलब अलग है। तो जो कंट्री है उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? अब जब जो कंट्री है वो इंडिविजुअली कोई इंसान तो होती नहीं है, जो कंट्री के रहने वाले सिटीजन्स हैं वही उस कंट्री को कंट्री बनाते हैं। तो जब सभी लोगों का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होगा तो कंट्री का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो वो होगा व्हाट इज़ गुड फॉर द मैक्सिमम, वही हम कंट्री की डेवलपमेंट को चूज़ करते हैं, है ना। मेरे लिए मान लो डेवलपमेंट का मतलब एजुकेशन है, दूसरे के लिए हेल्थ केयर है, तीसरे का मतलब डैम्स है, चौथे के लिए रोड है, किसी के लिए इंडस्ट्रीज़ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो क्या सरकार क्या इतना इतना तो कुछ कर नहीं सकती कि सबका डेवलपमेंटल गोल पूरा हो जाए? तो वो क्या करती है, व्हाट इज़ गुड फॉर द मैक्सिमम, वो वाली जो सरकार है वो वैसा करती है जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि हम कैसे कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे या फिर हम स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, यानी कि अब हर देश के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होगा। अब किसी के लिए खुश रहना भी एक डेवलपमेंट है कि अगर हमारे देश के नागरिक, अगर हमारे देश के सिटीजन्स खुश हैं तो हमारा देश डेवलप्ड है। किसी के लिए मतलब होगा कि अगर हमारा देश चांद तक पहुंच गया तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे। किसी के लिए तारों से निकल जाना ही विकास होता है बेटा, किसी के लिए होता है, सच है, ये होता है ना। चलो बेटा आगे हम देखते हैं कि फिर हम कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे। हर किसी का डेवलपमेंटल गोल ही अलग अलग है, तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो ठीक है सबके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स लेंगे, कुछ हम ऐसे एट्रीब्यूट्स लेंगे जिनके आधार पर, मूल आधार लेंगे जिसके बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे कंट्रीज़ को। जैसे कि एक है इनकम। इनकम ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी देश हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, हर देश एक पैसा इनकम है वो जनरेट करता ही करता है। तो इसीलिए for comparing countries, income is considered to be one of the most important attributes. Okay students, income is considered to be one of the most important attributes. वैसे कलर कैसा है, और कोई लूँ क्या? ब्लू लूँ, ब्लू, आज ब्लू है, पानी 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 पानी। चलो चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो हम कैसे कंपेयर करें, इनकम के बेसिस पर हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम कंट्री की कोई इनकम थोड़ी ऐसे देखा है कि कभी कोई देश है, ये देखो ये भारत जा रहा है, ये देखो ये इंडिया टिफिन लेके जा रहा है अपने काम पर, ये पैसे कमाए जा, ना 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 ना, लोग, देश है वो लोगों से ही तो देश बनता है, नागरिक से ही देश बनता है। तो जो उसके देश के सिटीजन्स, जो लोग पैसा कमाएंगे वही टोटल इनकम कर दोगे तो वही हमारे देश की इनकम हो जाएगी। अब बात ये है कि ठीक है
देश की जो टोटल इनकम है उससे कंपेयर कर लो। लेकिन अगर हम देखें तो कोई देश है वो बहुत छोटा है, उसके लोग ही उसके अंदर बहुत कम रहते हैं, तो फिर वो इतने और वहीं हमारे इंडिया जैसे जिसमें पॉपुलेशन नंबर 1 है ना, पूरी मस्त नंबर 1 पॉपुलेशन हमारे इंडिया की, तो फिर वहाँ पर तो टोटल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी ही, है ना। कोई छोटा सा देश एक म्यांमार नेपाल होगा, उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है, तो फिर हम कंट्री को कैसे कंपेयर कर सकते हैं इनकम के बेसिस पर। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालते हैं इनकम का। एवरेज यानी कि देखते हैं कि कंट्री में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना कमा रहा है ना, उससे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से बिल्कुल सवाल आते हैं। जिन लोगों को मैथ्स नहीं पसंद है बेटा, सॉरी, लेकिन इसमें थोड़े बहुत एकदम मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास वाले थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। चलो बेटा, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद कर लो। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज इनकम। और पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इतना समझ आया तो गिव मी अ थम्स अप। आगे हम अगर देखते हैं तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है एक वर्ल्ड बैंक है, वो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है जिसमें वो क्या करता है, कंट्रीज़ को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। उसमें क्या है, अगर $49,300 पर एनम से ज़्यादा अगर उसकी पर कैपिटा इनकम हुई तो फिर वो क्या होगी, हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज़ में आएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर कोई कंट्री है उसके पर कैपिटा इनकम $2500 या फिर उससे कम होगी तो वो लो इनकम कंट्रीज़ होगी। अब इंडिया है ना, इंडिया वो आपकी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, यानी कि एक बहुत रिच भी नहीं है बहुत गरीब भी नहीं है, लो मिडिल क्लास। एक होता है ना जैसे मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, हम लोअर मिडिल क्लास है बेटा। ठीक है, हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, $6700 पर एनम ही है। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हो कि ऐसी कंट्रीज़ जो कि जिनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा वो डेवलप ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज लोग ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे उस पैसों से, है ना। अब हम ठीक है, एवरेज इनकम है, इट इज़ गुड फॉर कंपैरिजन बट इट हाइड डिस्पैरिटी। यानी कि ये पॉइंट आप समझो बेटा कि जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो ठीक है ये बता देती है कि ऑन एन एवरेज लोग कितना कमा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कंट्री में कोई ऐसा भी लोग होगा जो 10 पैसे ही कमा रहे हैं एक दिन का, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो दिन के 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये डिस्पैरिटीज हाइड करते हैं। इट इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट बट it is good for comparison but it do not tell us how the income is distributed among the citizens. Okay, अब income and other criteria हमने देखा कि जैसे एक इंडिविजुअल एक इंसान है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, और वो डेवलपमेंट के लिए पैसों के साथ साथ और भी चीज़ें देखता है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, अलग अलग चीज़ें वो देखता है। उसी तरह से क्या कंट्रीज़ को या फिर स्टेट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या सिर्फ पैसे के आधार पे करते हैं कि अगर वो अमीर हुआ तो बढ़िया है वो डेवलप्ड है, नहीं तो अगर गरीब है तो फिर वो डेवलप नहीं है। नहीं, हम और भी क्राइटेरिया को देखते हैं। वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हमें दिखाया गया है कि हरियाणा केरला और बिहार की हमें दिखाया गया है पर कैपिटा इनकम, या फिर आप कह सकते हो कि स्टेट पर कैपिटा इनकम आप कह सकते हो। एक होती है कंट्री की पर कैपिटा इनकम, यानी कि पूरे देश में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज निकालते हैं, है ना। हरियाणा में क्या है, यानी कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, स्टेट का पर कैपिटा इनकम वो होगा कि पूरे स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको आप उनकी इनकम को आपने उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन जो आपका क्या कहते हैं स्टेट पर कैपिटा इनकम आ गया 2,36,147। ये नंबर से मत डरना, मतलब ऐसा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें बस इतना देखना है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है वो केरला से ज़्यादा है और बिहार का सबसे कम है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि और अगर हम एट्रीब्यूट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो के हिसाब से, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट, ये जो तीनों कीवर्ड्स आए हैं ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक लिटरेसी रेट और एक नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तीनों की डेफिनेशन आप अच्छे से मतलब अंदर घोट के भी जाना, क्योंकि इनसे सवाल आ जाता है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है।
ठीक है बेटा। तो इन्फेंट, ये तीनों हो गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो उनमें से कितने बच्चे हैं वो 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं, उनकी 1 साल की एज से कम ही वो मर जाते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है, यानी कि 7 साल या फिर 7 साल से बड़ा कितने बच्चे हैं वो पढ़ना लिखना जानते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, 14 से लेकर 15 साल तक के बच्चे कितने स्कूल में एडमिशन है, यानी कि कितने स्कूल जा रहे हैं और कितने उस एज के बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि मान लो अगर एक स्टेट है, वहाँ पर 100 बच्चे हैं जो कि 14 से 15 साल की एज ग्रुप के हैं, है ना, लेकिन उनमें से सिर्फ 70 बच्चे ही हैं जो 14 से 15 साल के बच्चे टोटल है, लेकिन उनमें से सिर्फ 70 ही बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे, 30 बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो उससे आप कह देते हो नेट अटेंडेंस रेशो। ठीक है बेटा। अब हम अगर इसके बेसिस पर अगर हम हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरला का कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा मतलब कि वहाँ का हेल्थ और जो एजुकेशन है वहाँ की बढ़िया है। लिटरेसी रेट भी केरला का ज़्यादा है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा है, यानी कि इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि केरला की पर कैपिटा इनकम भले ही कम हो हरियाणा से, लेकिन फिर भी केरला ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। बिकॉज अगर हम अलग दूसरे एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि केरला का जो हेल्थ स्टेटस है, जो हेल्थ केयर है और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो बढ़िया है। क्या क्या कहा आपने, पब्लिक फैसिलिटीज़? अरे मैम वो क्या होता है? अरे बेटा यहाँ पर क्या है ना, ये मैं बताती हूँ ये क्या है। पहले तो ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, आपके क्लास 10th में आता है एनालिटिकल पैराग्राफ, ये बेटा वही है। आपको क्या है, जैसे उसमें होता था ना एक टेबल दिया होता है और उसको आपको लिखना होता है, बस ये वही एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से सीख लेना, थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ अगर हम देखें तो वो क्या होती है, ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि हमें सरकार देती है, एज अ पब्लिकली इंजॉय की जाती है, यानी कि वो इंडिविजुअली नहीं होती है। एक फ़ोन है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक फैसिलिटी थोड़ी है कोई भी आके यूज़ कर लो, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आ गई कि क्या पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज money in your pocket cannot buy all the goods and services you may need to live well। जैसे कि कोरोना जब हुआ था तो अमीर से अमीर व्यक्ति को कोरोना हो गया था बेटा, वो क्या कर लेगा, वो एक ऐसी कंट्री, ऐसे कहाँ ही जाके वो मतलब क्या ही कर लेगा अगर वो ऐसे पैसे का, फिर भी उसे कोरोना तो हुआ ही था। यानी कि आपके पास भले ही चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नहीं खरीद सकते। जैसे कि एक आप क्लीन इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, है ना। अब अगर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ पब्लिकली ही इंजॉय की जा सकती हैं। देयर आर सम सर्विसेज विच आर बेस्ट सुटेड टू बी यूज पब्लिकली। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्कूल्स है, अब मान लो पूरे गांव में एक ही अमीर व्यक्ति है और उसका एक ही बच्चा अगर पढ़ने वाला हो, तो क्या वो खुद एक बच्चे के लिए स्कूल पूरा खुलवाएगा, एक बिल्डिंग जिसमें उसी का बच्चा पढ़ेगा? ना भैया ना, ऐसे नहीं होगा। वो सरकारी स्कूल, वो एक स्कूल में पढ़ेगा जो कि पब्लिकली इंजॉय किया जाता है, जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसी में तो वो पढ़ेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि बेटा तेरे लिए अलग स्कूल खुलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जैसे कि आपका पब्लिक, इसीलिए कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि पब्लिकली इंजॉय की जाए तभी वो बेस्ट आउटकम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, देन क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें सरकार है वो कम प्राइजेस पे चीज़ें देती है, जैसे कि राशन देती है। ठीक है, अब हमने आगे देखते हैं कि यहाँ पर जैसे एक आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपको बताया गया है ना कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, यानी कि वो आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं, वो क्या करता है, कंट्रीज़ को कंपेयर करता है सिर्फ पैसे के आधार पर, वो सिर्फ पैसा देखता है। लेकिन जो आपकी यूएनडीपी है, यूएनडीपी देखो, वी बन गया, एक मिनट, यूएनडीपी ऐसे इंग्लिश में पढ़ते थे ना, हाँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक है।
ठीक है। वो क्या करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है जिसमें वो कंट्रीज़ को कंपेयर करती है एक आपकी किसके आधार पर, एक तो पर कैपिटा इनकम भी होता है उसमें, एजुकेशन भी, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बाय दी UNDP, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हमें बताया गया इसमें देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में टोटल 189 कंट्रीज़ होती है, टोटल 189 कंट्रीज़ होती है। उसमें से देखो हमारा जो इंडिया है उसकी रैंक कितनी है, 130 रैंक है, मतलब बहुत नीचे हमारा भारत, है ना। 189 में से 130 रैंक है हमारे भारत की, तो ये बढ़िया बिल्कुल भी नहीं है। वहीं देखो श्रीलंका, जो कि हमारा इंडिया तो इतना बड़ा देश है, वहाँ पर इतने सारे लोग काम करते हैं, बट श्रीलंका जो कि इतना छोटा सा कंट्री है, एक हमारा आइलैंड कंट्री है, उसकी भी देखो वो 73 पर है ना। कितना ऊपर है हमसे श्रीलंका ऑन दी बेसिस ऑफ, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखें तो देखो उसकी ग्रॉस नेशनल इनकम हमसे ज़्यादा है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक देश में पैदा हुआ है तो क्या अंदाज़ा लगा सकते कि वो इतना साल तो जिएगा ही। तो भारत में अगर आप पैदा हुए हो तो बेटा आशा है कि आप 69.7 साल ही जी पाओगे, यानी कि आप ऑलमोस्ट 70 साल ही जी पाओगे बेटा। 69 ईयर्स 7 महीने आप जी पाओगे, ये ऑन एन एवरेज है, मतलब ठीक है बेटा। हमें इतना है कि इतना तो काम, इतना तो एक्सपायरी डेट है, इतनी तो ये चलेगा, है ना, वैसा वाला काम है। लेकिन वहीं आप देखोगे अगर नेपाल और बांग्लादेश है ना, उनके आप देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज़्यादा है। कितने छोटे छोटे से देश हैं, हमसे ही निकले हैं, और ये देखो ये इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से ज़्यादा है ना, इनकी ज़्यादा है, हमारे भारत की कम है, ठीक है। भारत आगे बढ़ नहीं पा रहा है बेटा, कुछ करना पड़ेगा, है ना। आप ही फ्यूचर जनरेशन हो, आप आगे करना बढ़िया काम, क्या दिक्कत है ना, बढ़िया काम करो। अगर हम आगे देखें, ये भी यहाँ पर बस वही एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, ये आपको भारी भारी शब्दों में आपको फंसा देंगे ये NCERT वाले, बेटा ये इनकी चाल है। मैंने आपके लिए ये कष्ट उठा लिया है, मैंने आपके लिए से लाइन टू लाइन पढ़ा है, और जो इसका सार था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। देखो बेटा 20-25 मिनट तो है ना, आपका NCERT रीड करोगे ना सब बिना समझे तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। अब हमने जैसे ज्योग्राफी के लेक्चर चैप्टर 1 में भी हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि आगे तक होती रहे, सस्टेन तरीके से होता रहे। लेकिन हम आज के टाइम में जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो एक सस्टेन्ड तरीका बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हो सकता है आज हम डेवलप्ड हों, लेकिन ये जो हम चीज़ों को, ये जो हम रिसोर्सेज को इतना ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं ना डेवलपमेंट के लिए, यही नहीं बचेंगे तो क्या खाक डेवलपमेंट हो पाएगा। ये आपकी एक स्टेटमेंट है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रन। यानी कि ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, हमने हमारे पूर्वजों से गिरवी वो हमारे लिए छोड़ के नहीं गए हैं, हमने हमारे बच्चों से उधार लिए ये धरती, है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, उधार की जो चीज़ होती है उसका हम ध्यान रखते हैं, बस वही वाला इसका बताया गया है। अब हमें बताया गया कि सस्टेन तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल है जैसे कि जो ग्राउंड वाटर है ना इंडिया में, जो ज़मीन का पानी है वो सूखता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। जो 1/3 ऑफ द कंट्री है ना, इट इज़ ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, यानी कि जितना इस्तेमाल करना चाहिए ना उससे हम ज़्यादा कर रहे हैं। 1/3 जो कंट्री है ना वो ओवर यूज़ कर रही है। अब जो ग्राउंड वाटर है वैसे तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि बारिश से वो वापस रिन्यूएबल हो जाता है, बट हम उसका इतना ज़्यादा तेज़ी से हम उस ज़मीन के पानी को निकाल रहे हैं ना, इतने वो भर नहीं पा रहा है वापस अंदर। इसी वजह से ना क्या हो रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही है, ग्राउंड वाटर की जो डिप्लीट होता जा रहा है, ग्राउंड टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है। आपने देखा होगा कि पहले बहुत बहुत ऊपर ही पानी मिल जाता था ज़मीन का, हैंडपम्प इजीली लग जाते थे। अब तो कितने 100 फीट तक आपको पानी नहीं मिलता है बेटा, बहुत मुश्किल हो गया है। अब आपको आगे ये क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बारे में बताया गया है कि क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, यानी कि जो कच्चा तेल होता है, जो पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, वो क्या है ना, वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि वो तो वापस भी नहीं आएगा धरती पे, है ना। लेकिन अब साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इसी तरह से हम यूज़ करते रहे ना क्रूड ऑयल रिजर्व्स को, तो बस बेटा अगले 50 सालों बाद हमारे पास कोई भी पेट्रोलियम, कोई भी क्रूड ऑयल रिजर्व नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमारा
ध्यान रखना होगा हमारे इन्वामेंट का, हमें इन्वामेंट का कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो ये था, हमें सस्टेन तरीके से डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो आंटी जी हमारी कितनी मेहनत कर रही है, देखो इतना नीचे पानी चला गया, बताओ कोई तरीका है ये, है ना। चलो बेटा, ये था आपका चैप्टर 25 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया गया है। मैं आपको कह रही हूँ इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा ऐसा एक्सप्लेनेशन। बहुत सिंपल, सीधा, सटीक 25 मिनट के अंदर बढ़ा दिया गया है आपको चैप्टर। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो और ठोक दो सब्सक्राइब का बटन, ऐसे दबा दबा दो बेटा, बस फ़ोन मत तोड़ लेना। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।